साल में प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग मरते हैं। इसके साथ ही भारत की बात करें तो हमारे देश में 2 लाख से अधिक लोग टीबी से मरते हैं। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। इसके लिए आज हम मौजूद हैं कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भर्ती जो टीबी के मरीज़ हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या उन्हें आराम मिला है, वो कब से यहाँ पर एडमिट हैं। जी, आपका नाम? मन्नी। कब से आप एडमिट हैं? 1 फरवरी। 1 फरवरी। आपको आराम मिला? हाँ मिला। जब आपको टीबी हुआ था तो इसके शुरुआती लक्षण क्या थे? पता ही नहीं चला था, बुखार आ रहा था खाली। तो कैसे पता चला? डॉक्टर द्वारा। चेकअप करवाया था? मरीज़ को टीबी का जो पता चलता है जांच कराने के बाद ही पता चलता है, उससे पहले सिम्टम्स नहीं पता चलते। और भी कई मरीज़ हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि कब से वो यहाँ पर एडमिट है और इसका प्रभाव है। जी, आपका नाम? प्रेम सिंह। आप यहाँ पर कब से एडमिट हैं? 17 से। क्या आपको आराम मिला? हाँ, आराम है। आपको अस्पताल से संबंधित अगर आपको डॉक्टर से कोई भी सलाह लेनी है या फिर कोई अपनी राय देनी है, आपके सवाल क्या होंगे, क्या जानना चाहेंगे? हम ये जानना चाहते हैं हमारे पानी क्यों बढ़ रहा है। आपको आराम नहीं मिला? पानी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है और नली डाली गई है और उससे भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पानी कहाँ से कैसे बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है। विश्व तपेदिक दिवस पर आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और ये जानेंगे कि कोरोना से भी क्या खतरनाक है टीबी का रोग, क्यों इतनी मौतें टीबी के कारण हो रही है। इसके लिए आज हम मौजूद हैं मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में, जिससे आज हम बात करेंगे डॉक्टर आनंद कुमार से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि टीबी क्या कोरोना से भी खतरनाक है? नहीं, टीबी ये कंपैरिजन तो संभव नहीं है क्योंकि कोरोना पिछले साल 1.5 साल में उत्पन्न हुआ और ट्यूबरकुलोसिस तो सदियों से हमारे समाज में है। अगर हम पुरानी बात करें तो क्षमा राज रोग कहा जाता था इसको, राज क्षम्या रोग कहा जाता था। तो ये तो हमारे पास बहुत पुराने ज़मानों से है। जहाँ तक महामारी की बात करें तो कोरोना से जो महामारी है वो शॉर्ट टर्म की है और कोविड और ट्यूबरकुलोसिस की महामारी तो वर्षों से है। अगर हम बात करें कि 1936 में जब तक पहली दवाई आई, उससे पहले भी टीबी थी, तब ट्रीटमेंट कुछ अलग था। भयावहता इस बात की है कि इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन होने के बावजूद भी अभी भी टीबी से मरने वाले रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। प्रतिवर्ष लगभग 2.5 से 3 लाख मरीज़ हिंदुस्तान में मर रहे हैं। इतना इन्वेंशन होने के बावजूद भी इतने रोगियों का मरना डेफिनेटली ये कहता है कि हाँ, ये भी एक भयावह बीमारी है जो लंबे समय से अभी भी हमारे समाज में है। कंपैरिजन तो नहीं संभव है क्योंकि कंपैरिजन दोनों के ऑर्गेनिज्म अलग हैं, दोनों की पैथोफिजियोलॉजी अलग है। लेकिन अगर हम एक केवल ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि इतने वर्षों से हमारे समाज में है, इतने सारे प्रयास किए गए, इतनी अच्छी दवाएं आ गई, उसके बावजूद भी जो अपेक्षित सुधार है टीबी के मरीजों की संख्या में कमी का, वो अभी तक हम नहीं अचीव। सर, जो टीबी का शुरुआती लक्षण होता है वो क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस डिपेंड करती है किस अंग में है। शरीर के किसी भी अंग को ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस अंग में है। जो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है वो लंग्स की टीबी है या फेफड़ों की टीबी है, जिसमें लंबे समय तक 2 हफ्तों से ज़्यादा बुखार आना, खांसी में बलगम आना या खांसी में खून आना, ये सारे लक्षण हैं जो ट्यूबरकुलोसिस की तरफ इंडिकेट करते हैं। अगर किसी भी, जैसा कि राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं तो उसको अपनी टीबी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। और सिर्फ फेफड़े के रोगियों के लिए, फेफड़े की टीबी के लिए ज़्यादा
स्ट्रेस इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक तो ये सबसे आसानी से डायग्नोसिस हो सकती है और दूसरा ये सबसे ज़्यादा संक्रामक है। एक फेफड़े का रोगी दूसरे को जल्दी दूसरे को बीमारी पकड़ा सकता है कंपेयर टू ऐसे रोगी जिनको कि फेफड़े के अलावा दूसरे ऑर्गन्स में टीबी है। तो लक्षण तो डिपेंड करते हैं कि किस अंग में है, उस अंग से संबंधित, लेकिन हम अगर पल्मोनरी टीबी की बात करें तो उसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा फीवर आना, खांसी में बलगम आना और खांसी में खून आना, ये सामान्य लक्षण है जो जिनसे कि किसी को शंकालु होना चाहिए कि हाँ मुझे ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कराया जाना चाहिए। सर, टीबी का इलाज कितने दिनों तक चलता है? डिपेंड करता है कि कौन सी तरह की टीबी है। अगर सामान्य टीबी है जिसे हम लोग सामान्य भाषा में ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं तो उसका मिनिमम ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 महीने है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसको 9 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है जिसको कि हम लोग बिगड़ी हुई टीबी कहते हैं तो उसका इलाज 1 साल से लेकर 2 साल और कभी कभी 2.5 साल तक चलता है। डिपेंड करता है कि किस तरह की टीबी है, कितनी गंभीर तरह की टीबी है या कितने गंभीर जीवाणु है जिसके चलते ट्यूबरकुलोसिस हुई है। सर, किस तरह मान के चलना होगा कि मिनिमम 6 महीने तो जिसको भी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट शुरू करना है, मिनिमम 6 महीने तो उसका ट्रीटमेंट चलना ही चाहिए। सर, किस तरह की बीमारी है टीबी, तो कैसे पता चलेगा कि टीबी कितने प्रकार की होती है आमतौर पर? इसके लिए सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स पर उपलब्ध हैं। बलगम की जांच से पता चल जाता है कि सामान्य टीबी है या बिगड़ी हुई टीबी है, और ये तो ज़्यादातर टेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर्स में अवेलेबल हैं। और इन सब लेकिन बस दिक्कत ये है कि इन टेस्ट की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है। बिगड़ी हुई टीबी का पता लगाने में ज़्यादा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू ना बिगड़ी हुई सामान्य टीबी की जांच तो सिंपल बलगम की जांच से हो जाती है, 2-4 दिन में 5 दिन में रिजल्ट पड़ रहा है। लेकिन जब हमें बिगड़ी हुई टीबी का पता करना होता है तो उसके लिए हमें सैंपल दूसरी जगह करने होते हैं जिसका कल्चर कराना होता है। उसकी रिपोर्ट कम से कम 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते, कभी कभी 6 हफ्ते बाद मिलती है। सर, टीबी का कोर्स करने के बाद अगर दोबारा से सीने में दर्द होता है तो क्या फिर से टीबी हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टीबी का पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद सीने में दर्द हो या खांसी आए या बलगम आए या कभी कभी खून आए तो वो टीबी के चलते ही हो। कभी कभी टीबी ठीक होने के बावजूद उसके छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस रह जाते हैं जिसके चलते इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। या ट्यूबरकुलोसिस जब ठीक होती है, अगर बहुत एक्सटेंसिव बीमारी है तो ठीक होते समय कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसके चलते इस तरह के सिम्टम रह जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया उसके बाद अगर सिम्टम्स आए तो वो ट्यूबरकुलोसिस के चलते हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड सीक्वली जिसे कहते हैं उसके कारण हुई है या कॉम्प्लिकेशन के कारण हो। इलाज करने के बाद कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं शरीर में, तो क्या उससे भी सिम्टम्स हो सकते हैं क्या टीबी के, या उस समय क्या करना चाहिए? ये तो पता नहीं चल सकता है कि बैक्टीरिया जो रह गए वो जीवित हैं या मृत हैं। जो पूरी साइंटिफिक रिसर्च है वो इस बात पर है कि इसीलिए टीबी का ट्रीटमेंट कम से कम 6 महीने का रखा गया। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इलाज अगर प्रॉपर तरीके से शुरू हो और प्रॉपर तरीके से किया जाए और सही दवाएं हों तो 6 से 8 हफ्ते में सारे जीवाणु मर जाते हैं। उसके बावजूद भी इस संभावना को, या कुछ ऐसे परसिस्टर्स होते हैं जो जीवित रह सकते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए 6 महीने का कोर्स रखा गया। तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है अनलेस कि जो इन्फेक्शन हो वो बिगड़ी हुई टीबी का हो। अगर वो बिगड़ी हुई टीबी का होगा और सामान्य टीबी का इलाज किया जाएगा तो कुछ ना कुछ जीवाणु रह जाएंगे। इसीलिए ऐसे पेशेंट, जैसा आपने पिछला सवाल किया कि क्या टीबी का इलाज कंप्लीट होने के बाद जो लक्षण है वो टीबी के चलते हो सकते हैं, जिसको मैंने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मेरा इस पर ये कहना चाहिए मुझे कि अगर किसी को टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यूसली इस तरह के सिम्टम बने हुए हैं या महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद ये सिम्टम फिर से आ जाते हैं और वो बने रह जाते हैं, तो उसको बिगड़ी हुई टीबी की जांच भी करानी चाहिए। महिलाओं और बच्चों पर कितना असर हो सकता है इस टीबी का, कितने चांसेस होते हैं? ये तो कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज़ है, तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से फैलती है। जिसको एक टीबी है वो अगर मास्क नहीं बांधेगा, अपने खांसते छींकते समय मुंह को कवर नहीं करेगा, तो जो उसके आसपास में है सभी को टीबी बढ़ सकती है। ट्यूबरकुलोसिस महिलाओं और बच्चों में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं करती है। जो भी एक्सपोजर में आएगा उसको ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस रहेगा अगर उसकी इम्यूनिटी कम है तो। बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि बच्चों में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो भी जाती है तो भी हम टेस्ट करने में दिक्कत होती है बच्चों में, इसलिए लेट डायग्नोसिस होती है क्योंकि बच्चे बलगम निकाल नहीं पाते, तो हमको रेडियोलॉजी से और दूसरे टेस्ट से करना पड़ता है। बट ऐसा कोई प्रोपेंसिटी नहीं है कि बच्चों में ज़्यादा टीबी होने का रिस्क रहता है या महिलाओं में ज़्यादा टीबी होने का रिस्क रहता है।
ये एक सांस से फैलने वाली बीमारी है। तो अगर जो पेशेंट है वो अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जिसे कहते हैं, जो हम आजकल हम कोरोना में फॉलो कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखिए, हाथ धुलिए और खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल लेना, अगर ये सब चीज़ें वो नहीं करेगा ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़, तो वो दूसरों को फैलाएगा। इस तरीके से हम सिमिलरिटी मान सकते हैं। एक ये मोड ऑफ स्प्रेड जो है वो सिमिलर है कोरोना का, जिसके लिए आज कोरोना के लिए हम ज़्यादा चिंतित हैं, इसलिए लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस में ये बात सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं, लोग नहीं फॉलो करते थे। कैंसर आमतौर पर अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर ओल्ड एज, रिलेटिवली मिडिल एज या ओल्ड एज में होती है, 40 से 40 साल के बाद। और लंग कैंसर उन लोगों का, लंग कैंसर का जो सबसे बड़ा होने का जो जनक है वो स्मोकिंग है। जो स्मोकर है उसको लंग कैंसर होने का रिस्क सबसे ज़्यादा है। लंग कैंसर दूसरे को स्प्रेड नहीं करता। लंग कैंसर, अगर मुझे लंग कैंसर है तो मैं दूसरे को नहीं फैला सकता। टीबी के साथ परेशानी है कि मैं तो बीमार हुआ ही, मैं अगर मेरे साथ में अगर अपना दवा ट्रीटमेंट पूरा नहीं करूं, अगर मैं रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो नहीं करूं, तो मैं दूसरों को फैला सकता हूं। तो इसलिए मैं तो कहूँगा ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा गंभीर बीमारी है, खतरनाक नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा गंभीर बीमारी है सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू कैंसर। टीबी में कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं? टीबी में सबसे ज़रूरी टेस्ट बलगम का टेस्ट होता है। अगर पल्मोनरी टीबी की अगर बात करें हम, तो बलगम का टेस्ट कराना होता है, जो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में PHC CHC पर अवेलेबल है। उसके साथ एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ने पर कुछ ब्लड के टेस्ट भी कराए जाते हैं। और उसके साथ एक जीन एक्सपर्ट जो प्राइवेट में भी होता है, गवर्नमेंट में भी होता है, CBNET के नाम से। ये मिनिमम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की या लंग्स की, फेफड़ों की टीबी के लिए ये 3 टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कराए जाने चाहिए। अगर दूसरे अंग का टीबी है, जैसे बच्चों में गांठों वाली टीबी होती है, तो उसमें FNAC कराते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ती है। हाथों की टीबी है या अदर ऑर्गन की टीबी है तो अल्ट्रासाउंड और ये सब चीज़ें कराने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर लंग्स फेफड़ों की टीबी की बात करें तो सिर्फ ये ब्लड का टेस्ट, कुछ बलगम के टेस्ट, CBNET और एक्सरे, ये 3 या 4 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सर MDR क्या होता है टीबी में? मैंने सामान्य शब्दों में कहा कि बिगड़ी हुई टीबी। MDR का फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। सर इसके केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इस पर रोक कैसे? उसका सबसे बड़ा कारण जो पेशेंट है उसकी लापरवाही है। जैसा मैंने कहा कि पेशेंट अगर सामान्य टीबी का पेशेंट है तो वो अगर रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो करे तो वो दूसरों को नहीं फैलाएगा, पहला चीज़। दूसरा, अगर वो ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट करे तो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन होता यही है कि 2 से 6 हफ्ते बाद या 2 से 6 महीने, 4 महीने बाद पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, फिर लापरवाही में दवा छूट जाती है या वो दवा छोड़ देता है, जिसके बाद उसमें जो बैक्टीरिया रह गए वो म्यूटेट कर जाते हैं और फिर से बीमारी 4 से 6 महीने बाद फिर से बीमारी होती है। और जब दोबारा ये बीमारी होती है तो ये बहुत बड़ा चांस होता है कि ड्रग रेजिस्टेंस हो या MDR ड्रग रेजिस्टेंस हो। इसमें सबसे बड़ा दोष तो, मतलब सबसे बड़ा दोष तो नहीं कहूँगा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मरीज़ की तरफ से है। दूसरा एक इशू है कि हालांकि काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ सारी दवाएं बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसके चलते दवाओं में फेरबदल करना पड़ता है, और वो भी मरीज़ फिर पूरा नहीं करता है। तो ये एक मुख्य कारण है MDR होने का या ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होने का। अच्छा, जहाँ तक केस बढ़ने की बात है तो उसका एक कारण मैं ये भी कहूँगा कि अब पहले MDR का टेस्ट इतने अवेलेबल नहीं थे और इतनी जल्दी डायग्नोसिस नहीं होती। पहले MDR का केस डायग्नोस करने के लिए हमको कम से कम 6 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता था। आज की तारीख में MDR का केस डायग्नोस करने के लिए हमको सिर्फ 4 दिन की ज़रूरत है। तो ज़्यादा जल्दी डिटेक्शन हो रहा है, ये भी एक कारण है कि MDR के केसेस आज हमको ज़्यादा जल्दी पता चल पा रहे हैं। दूसरा, MDR या ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट ज़्यादा लंबा चलता है, ज़्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। और फिर वही फैक्ट कि अगर मैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हूँ, अगर मैं सामान्य टीबी का मरीज़ हूँ और मैं अब ये एटिकेट्स फॉलो नहीं करूँगा तो मैं सामान्य टीबी फैलाऊँगा, और अगर मैं MDR का मरीज़ हूँ तो मैं MDR फैलाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स हैं जिनके चलते MDR के केसेस मैं कहूँगा कि बढ़ रहे हैं, या एज़ कम्पेयर टू पिछले 10 साल की अपेक्षा करें तो हम, क्योंकि पिछले 10 साल पहले हमारे पास टेस्ट ही इतने नहीं थे कि हम MDR के डायग्नोस कर पाते।
आज हमारे पास 2013-14 के बाद से टेस्ट आने शुरू हुए हैं, तो हम लोग ज़्यादा केस डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। से भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पानी कहाँ से कैसे बढ़ रहा है। बुखार आ रहा था खाली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार योगी सर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। से भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पानी कहाँ से कैसे बढ़ रहा है। बुखार आ रहा था खाली। सर, पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो क्या पर्यावरण प्रदूषण से टीबी का फैलना अधिकतर हो सकता है, या टीबी का जो टीबी फैल रहा है वो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से? पर्यावरण प्रदूषण से तो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं समझता ट्यूबरकुलोसिस का है, लेकिन इसका अगर हम इनडायरेक्ट रिलेशन खोजें तो पर्यावरण प्रदूषण के चलते श्वास संबंधी ज़्यादा अलग बीमारियां हो रही हैं। दमा हो रहा है, COPD हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं जो कि फेफड़ों को ऑलरेडी कमज़ोर किए हुए हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है या लंग्स की इम्यूनिटी कमज़ोर है और उस पर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसके स्प्रेड ज़्यादा होने का रिस्क रहेगा। तो डायरेक्ट तो कोई रोल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इनडायरेक्टली पर्यावरण प्रदूषण से दूसरी श्वास संबंधी बीमारियां हो रही हैं, जिसके चलते ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन ज़्यादा होने का रिस्क रहता है और ज़्यादा गंभीर होने का रिस्क रहता है। सर, टीबी से बचाव क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ आज जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कोरोना के लिए, वो फॉलो करना, मास्क लगाना है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्स। जो आज की तारीख में पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये काम अगर ट्यूबरकुलोसिस का हर एक मरीज़ करे और पूरी तरीके से पालन करे तो टीबी के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से कम होगी, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद नहीं कर रहे हैं। सर, सरकार की तरफ से क्या योजनाएं आती हैं और क्या सुविधाएं दी जाती हैं? सरकार की तरफ से ट्यूबरकुलोसिस पहले 1993 राष्ट्रीय पुनरीक्षित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, जिसके चलते ट्यूबरकुलोसिस की जो लेटेस्ट दवाएं उस समय अवेलेबल थीं वो अवेलेबल कराई गई। 2006 से MDR TB का ट्रीटमेंट सरकारी सिस्टम में शुरू किया गया और 2012 से पूरे देश में MDR का ट्रीटमेंट चला। 2000
19 में इस कार्यक्रम का नाम बदल के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम किया गया और लक्ष्य रखा गया 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने का, जो WHO के लक्ष्य से पहले है। इसको प्राप्त करने के लिए आज MDR, XDR, TDR सभी तरह की दवाएं सरकार के पास उपलब्ध हैं और सरकार की तरफ से मरीजों को मिल रही हैं, जिसमें कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जिससे सरकार को बाहर से बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ रहा है और वो दवाएं भी हमारे मरीजों को उपलब्ध हैं। शर्त सिर्फ एक है, मरीज़ को सेंटर पर समय पर जाना है, जो दवाएं, जो इलाज, जो जांच बताई जाए वो करना है। अगर कोई समस्या होती है तो बजाय इसके कि वो दूसरे डॉक्टर को खोजे, एटलीस्ट 1 से 2 बार अपने पुराने डॉक्टर जहाँ से उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है उसके पास जाए, अपनी समस्या बताए, हो सकता है उसका निदान हो सके। क्योंकि आज की तारीख में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो सरकार उपलब्ध, ट्यूबरक्लोसिस की जो सरकार उपलब्ध करा रही है और प्राइवेट में उपलब्ध नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस समय सरकारी में सरकार की तरफ से ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो बेस्ट पॉसिबल प्रयास है वो किया जा रहा है। हमें सहयोग की ज़रूरत है, हमारे जो मरीज़ हैं उनकी, उनके परिवार वालों की और उनके साथियों की। सर, पहले के उपचार से अब क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। पहले के हालात थे टीबी के और अब क्या है? जैसा कि आप इलाज करते हो तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? मरीज़ में, बीमारी में या दोनों में? मरीज़ ने अपना बिहेवियर नहीं बदला है, मरीज़ ने अपना बिहेवियर नहीं बदला है। आज भी वो लोग इतने ही लापरवाह हैं ट्यूबरक्लोसिस के प्रति। ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट क्वालिटी, ट्रीटमेंट का ड्रग, ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी और ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो गई है पहले की अपेक्षा, बहुत ही अच्छी। सारी चीज़ें अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, किसको कौन सी दवाई चल रही है। एक एक मरीज़ का डे 1 से जिस दिन डायग्नोसिस होती है टिल ही क्यूर्स और या टिल ही MDR, उसका सब ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेंटर से हो रही है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो गया है, इसलिए इतने सारे पेशेंट्स। और प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड वाइड, हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अगर हम विश्व में भी देखें तो भी MDR और XDR ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ों का जो ठीक होने का प्रतिशत है वो 50 से 55% से ज़्यादा नहीं है, और इतने मरीज़ तो हमारे यहाँ भी ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए मरीज़ के ट्रीटमेंट में बहुत सुधार आया है, मरीज़ के बिहेवियर में सुधार नहीं आया है। सर, मरीज़ के अगर बिहेवियर में सुधार नहीं आएगा तो केसेस तो बढ़ते जाएंगे, तो इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? इसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम ऑलरेडी उठाए जा रहे हैं। अगर आप जाएं तो हर जगह, हर एक प्राइमरी सेंटर पे टीबी के लक्षण लिखे हैं, टेस्ट क्या कराना है वो लिखा है, कहाँ हो रहा है वो हो रहा है। समय समय पर सारे मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे पर भी प्रोग्राम चलाया जाता है। तो इवन हमारे जो TBH भी हैं वो होम विजिट करते हैं तो भी घर वालों से बात करते हैं, और अब सरकार की तरफ से एक्टिव केस फाइंडिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया है। वो एरियाज़ जहाँ बहुत घनी आबादी है, जहाँ बहुत सैनिटेशन बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पर पेशेंट्स को जाकर समझाना, जिनको इस तरह के लक्षण हैं उनको बुलाना, उनको टेस्ट के लिए बुलाना, ये भी किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम आप कितना भी समझाएं, पेशेंट जब तक अपने आप से नहीं समझेगा, पेशेंट अपने आप से जब तक थोड़ा सा भी एक्टिविटी नहीं लेगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी, इसका कुछ नहीं किया जाता। सर, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि टीबी से जुड़े जो मिथ होते हैं वो क्या हैं? अब तो मैं समझता हूँ टीबी से जुड़ा हुआ मिथ नहीं है। पहले मिथ हुआ करता था कि जिसको घर में टीबी हो गई उसके घर वालों से लोग नाता तोड़ देते थे, सामाजिक बहिष्कार होता था, लोग टीबी अपनी छुपाने से डरते थे। लेकिन मैं तो अब ऐसा नहीं समझता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा कोई डिजीज़ रिलेटेड या ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई मिथ रह गया है। सबसे बड़ा मिथ यही था कि लोग इसीलिए टीबी शायद लोग बीमारी छुपाते थे। अब तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मिथ रह गया है जिस बारे में कहें। हाँ, एक जो अभी मिथ मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में हो कि सरकारी की अपेक्षा प्राइवेट में इलाज ज़्यादा अच्छा होता है, या सरकारी में दवाएं अच्छी नहीं आती, प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी दवाएं मिलेंगी,
तो ये मिथ अभी भी हो सकता है कुछ लोगों में हो, हालांकि मैं ऐसा नहीं, मतलब मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। एक फ़र्क जिसके चलते ये मिथ बन रहा हो वो ये हो सकता है कि प्राइवेट में मरीज़ को थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है डॉक्टर से बात करने का, अपनी समस्या रखने का, या ये कह दूँ कि वहाँ टेस्ट थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो जाते हों। वो काम यहाँ पर चूँकि बहुत पेशेंट्स हैं तो इसलिए हम हो सकता है प्राइवेट में डॉक्टर 10 मिनट एक मरीज़ को दे पा रहा हो, हम लोग 5 ही मिनट दे पा रहे हों। दूसरा, एक चूँकि ये सरकारी सिस्टम है तो उसमें टेस्ट कराने में आपको एक दिन टेस्ट कराने जाना पड़ेगा, दूसरे दिन रिपोर्ट मिलेगी, दूसरे दिन दूसरा टेस्ट जाएगा, तो थोड़ा समय लगता है। ये दो फ़र्क छोड़कर और कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो आज की तारीख में जैसा मैंने बताया, सामान्य टीबी की दवाएं भी सरकारी स्टोर से वही मिल रही हैं जो मार्केट में आप ख़रीदते हैं, सेम कंपनी की और सेम स्टैंडर्ड की। और आज सरकारी में कुछ MDR XDR के लिए कुछ ऐसी दवाएं मिल रही हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि इस प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं हुआ वो। तो मिथ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये अभी भी मतलब ये एक फैक्टर हो सकता है जो लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करता हो, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि टीबी से बचने के लिए जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है और 2 गज की दूरी और साथ में मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको टीबी से बचना है। क्लॉक स्टिकिंग का बेसिक अर्थ ये है कि समय बीत रहा है और हमें समय के 2025 तक जो निर्धारित समय है उसी समय के दौरान ही हमें टीबी को जड़ से समाप्त करना है। तो क्लॉक स्टिकिंग का मतलब कि उसी समयावधि में ही टीबी को समाप्त करना है, जिसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है। टीबी को लेकर सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्या योजनाएं आती हैं? सरकार की तरफ से सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि हम चाहे वो मरीज़ प्राइवेट का हो चाहे वो सरकारी जगह इलाज करा रहा हो, उसको सारी दवाइयाँ निःशुल्क प्रोवाइड करनी है तथा जो दवाइयाँ उसको घर के पास मिले उसके लिए भी हम एक डॉट प्रोवाइडर वहाँ नियुक्त करा देते हैं ताकि उससे दवाइयाँ लेता रहे, दवाइयाँ कैसे खानी है उससे उसके बारे में जानकारी लेता रहे। डॉट प्रोवाइडर को भी हम वार्षिक और 6 महीने के उपरांत डॉट प्रोवाइडर को भी सरकार पैसा देती है। तीसरा, टीबी के मरीजों को पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है, जिसको कि निश्चय पोषण योजना के तहत 500 रुपये पर महीना सीधे उसके खाते में हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगर उसका खाता नहीं है तो हम उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता, किसी के भी खाते में जो भी हमारे पास वो दिए रहता है उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2025 तक की क्षय रोग मुक्त भारत बनाने की जो मुहिम है उसमें अभी तक कितनी सफलता मिली है? प्रधानमंत्री के क्षय मुक्त योजना में हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 2025 तक हम आवश्यक लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर टीबी से बचना है तो कोरोना के जैसा ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा और जो 2 गज की दूरी है उसे भी बना के रखना पड़ेगा। टीबी के जो केस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी के चलते लोग टीबी के शिकार होते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता रैली निकालना, कैंप लगाना। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। से भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पानी कहाँ से कैसे बुखार आ रहा था खाली।